नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई आप लोगों की ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग सेंटर परीक्षा के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। जैसा कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री करवाया गया, ठीक उसी तरीके से बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। तो जितने बच्चे हैं एक बार फटाफट सभी को शेयर कर दें, है ना। फटाक से बाबू लाइक कर दीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बायो का जो पेपर है वो होने जा रहा है कब? 12 नवंबर को, है ना। 12 नवंबर को आपको बायोलॉजी का जो है वो सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन होगा। 11 नवंबर को आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेंटर परीक्षा है और 12 नवंबर को बायोलॉजी का है। तो आज हम लोग बायोलॉजी का टोटल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेंटर परीक्षा के लिए नहीं, फाइनल एग्जाम की भी तैयारी जो है जोर शोर से कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलती रहे। दूसरी बड़ी चीज कि जो बच्चे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, है ना। टेलीग्राम के लिए आपके पास मोबाइल में टेलीग्राम होना चाहिए और टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है अभिषेक ट्यूटोरियल, तो आपको हम टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। वहां से आप चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ने से क्या होगा, जब फाइनल एग्जाम होगा तो फाइनल एग्जाम के टाइम जो वायरल क्वेश्चंस आते हैं वो टेलीग्राम पे आपको सेंड किए जाते हैं। अभी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अभिषेक ट्यूटोरियल पे आपका आता है एग्जाम के टाइम वायरल क्वेश्चन, तो जरूर से टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, है ना। उसके बाद एक चीज और जान लीजिए, जो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, हमारा एप्लीकेशन भी आ गया है और एप्लीकेशन पे बहुत जल्द जो है टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, जो कि आप फाइनल एग्जाम देंगे तो फाइनल एग्जाम से पहले एग्जाम का फीलिंग लाने के लिए 3-3 घंटे का वो टेस्ट सीरीज जो है वो एप्लीकेशन पे शुरू हो रहा है, ठीक है। बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐप जो है बाबू डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप का नाम भी अभिषेक ट्यूटोरियल ही है, ठीक है। तो जरूर से एप्लीकेशन आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास के बाद। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार सभी को गुड इवनिंग। चलिए, कोमल, राखी, मुकुल, हेलो, शनि, रिकी, सोनू यादव, सैफुर रहमान। तो चलिए बाबू क्लास की शुरुआत कर ले धुआंधार तरीके से। एक बार यस करके बताइए रेडी हैं आप लोग? बायोलॉजी का क्वेश्चंस देने जा रहे हैं हम लोग। शेयर कर दीजिए सभी लोग, जितने बच्चे जुड़े हैं ना एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। चलिए पहला सवाल यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे ऐप के लिए टेंशन ले रहे थे कि सर ऐप दिखता कैसा, कैसे पहचानेंगे कि वो आपका ऐप है, तो देख लो बाबू दिखता कैसा है, ठीक है। सब कुछ आपको दिखाई देते हैं। क्लास की शुरुआत भी कर लेते हैं। आप लोग फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। तो देखो, जब गूगल पे सर्च करोगे ना अभिषेक ट्यूटोरियल, कहाँ? प्ले स्टोर में सर्च करोगे अभिषेक ट्यूटोरियल, तो ये सबसे पहले जो अभिषेक ट्यूटोरियल ऑफिशियल आएगा ना, यही हमारा ऐप है। इसे आप लोग क्या कीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जोरदार तरीके से बाबू क्लास की शुरुआत यहाँ पे की जाए एक बार। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि ये आपका सेंटअप एग्जाम में आपको पता है कि फाइनल एग्जाम होगा, यानी सेंटअप एग्जाम के पैटर्न पे ही फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा। आपको 70 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको 35 ऑब्जेक्टिव का सही सही आंसर देना है बाबू, ठीक है। और शॉर्ट आंसर कितना रहेगा बाबू? 20 शॉर्ट आंसर रहेगा, 20 रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर, जिसमें कितना का जवाब देना है? 10 गो का जवाब देना है। और 2 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन, 20 नंबर यहाँ हो गया। उसके बाद 6 गो रहेगा आपका लॉन्ग आंसर, जिसे दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं। 6 में से 3 गो का आपको आंसर देना होगा और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। 15 नंबर, 35 आपका 70 हो गया। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको प्रैक्टिकल की कॉपी जो है बना लेनी है, ठीक है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, तो प्रैक्टिकल की कॉपी बना लीजिएगा। अभी आप सेंटअप के लिए बना लीजिए और फाइनल के भी बना लीजिएगा,
क्योंकि जनवरी में आपका प्रैक्टिकल फाइनल के लिए होगा। तो अभी जो टाइम बचा हुआ है ना बना लो, नहीं तो बाद में बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या। चलिए बाबू क्लास शुरू हो गया है, शेयर कर दीजिए, दबा के लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए राधे राधे। क्लास की शुरुआत एक बार जोरदार तरीके से की जाती है। थोड़ा जूम कर ले, है ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं, चलो बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को दिख सके। अब दिख रहा है ना झकास। चलिए क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन है टैप्टल कोशिकाएं जो होती है वह कैसी होती है। टैप्टल सेल्स आर अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित या त्रिगुणित। तो पहला सवाल का आंसर लगाइए, पहला बोहनी कीजिए, है ना। जतरा अच्छा रहता है तो सब कुछ अच्छा रहता है, तो पहला सवाल आप लोग सही कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छे, बहुगुणित के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुगुणित पॉलीपोलाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं सभी का आंसर सही है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला किसका एग्जाम्पल है ना। केला के बारे में पूछा गया है कि बताइए केला जो है वो किसका एग्जाम्पल है, किसमें आता है केला। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो पूछा है क्या कि केला किसमें आता है। असंजनन, बहुभुर्णता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन। सही जवाब क्या होगा, बनाना किसमें आता है बाबू। तो याद रखिएगा बनाना जो है, बनाना किसमें आता है, तो ये अनिषेक फलन में आता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी टिक करके आइएगा, पार्थेनोकार्पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखिए फटाफट बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खमीर का उपयोग किस लिए किया जाता है, यह सवाल पूछा गया है। आपको बताना है कि खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में की जाती है। चार ऑप्शन है, पहला है दही, दूसरा है चीज, तीसरा है एसिटिक एसिड और चौथा है इथाइल अल्कोहल। तो बताएंगे यहाँ पे किसकी तैयारी में करते हैं बाबू खमीर का उपयोग। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। कुछ बच्चे एसिटिक लगाए, कुछ बच्चे दही लगाए हैं। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, फटाफट एकदम आंसर लगाते रहो, है ना। आपको ये देखना है कि अगर ये फाइनल एग्जाम होता तो हम कितना सही करके आते, है ना। सब कुछ सामने में है आपका। चलिए क्वेश्चन है, मादा मनुष्य के मासिक चक्र को क्या कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल, फीमेल का जो मासिक चक्र होता है ना, उसको कौन प्रभावित करता है, ये पूछा है। कौन प्रभावित करेगा, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन तीनों। तो कौन प्रभावित करेगा, फटाफट एकदम आंसर लगाओ, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं गया है क्या, एक बार शेयर कर दीजिए तो सभी को। चलिए क्लास शुरू हो चुकी है। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर होगा एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन तीनों हो जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा है। किस ग्रंथि का स्राव, है ना, पूछा है क्या कि किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को पोषित करता है। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे, किस ग्रंथि का स्राव जो है शुक्राणु को पोषित करेगा, सेमिनल, पेरिनल या पौरुष ग्रंथि या बी और सी दोनों। चलिए फटाफट आंसर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया बाबू, फटाफट आंसर लगा दे जो। चलिए बहुत अच्छे आंसर लगाएं फटाफट, बहुत अच्छे। पौरुष ग्रंथि के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा पौरुष ग्रंथि। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाह्य निषेचन किसमें होता है, पूछा है क्या कि बाबू बताना है बाह्य निषेचन किसमें होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलिए इसका आंसर लगाइए, किसमें होता है बाह्य निषेचन, पूछा है जेलीफिश में, सी स्टार में, सरीसृप में या दोनों में। देखो बाह्य निषेचन की बात कर लें तो किसमें हो जाएगा बाबू, आंसर लगाइए फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा सही जवाब है
जेली फिश भी सही है और सी स्टार भी सही है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों आंसर बाबू सही हो जाएगा इसका, ठीक है जी, दोनों के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छे, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, अब देखते हैं कौन इसे सही करता है। एक एक क्वेश्चन ध्यान से एकदम देख लो। पूछा है क्या, सिनर्जीड की कोशिकाएं जो है वो कैसी होती हैं। सिनर्जीड की कोशिकाएं जो है वह कैसी होती हैं, अगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित या द्विगुणित। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे बाबू, सिनर्जीड की कोशिकाएं जो है वह कैसी होती है। चलिए फटाफट आंसर लगाओ, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ जा रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी क्लिक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आंसर लगाइए, गलत हो जाए कोई बात नहीं, आंसर लगाते रहो। चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे अगुणित के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सिनर्जीड कोशिकाएं जो है वो कैसी होती है, तो हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, पूछा है क्या, स्वपरागन किसमें होता है ना, आपसे पूछा है कि बताइए कि स्वपरागन किसमें होगा। स्वपरागन किसमें होगा, जेटेनोगैमी में, जेनोगैमी में, सी या डी। स्वपरागन किसमें होगा, ध्यान से आंसर लगा बाबू, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, स्वपरागन किसमें होगा, फटाफट आंसर लगाइए। एटोगमस पॉलिनेशन टेक प्लेस इन, चलिए बहुत अच्छे, क्लिस्टोगैमी, जी हाँ, जो भी क्लिस्टोगैमी के साथ गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे किसमें होगा, क्लिस्टोगैमी में होता है स्वपरागन, किसमें होता है, क्लिस्टोगैमी में होता है। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो पूछा है क्या, पूछा है कि टेटनस द्वारा जो विष उत्पन्न होता है वह किसे प्रभावित करता है। टेटनस के द्वारा जो विष उत्पन्न होगा बाबू वह किसे प्रभावित करेगा, हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करेगा, स्वैच्छिक मांसपेशी को, अनैच्छिक मांसपेशी को, दोनों को, या जबड़े की हड्डी को। तो चलिए बताइए किसको प्रभावित करेगा, फटाफट आंसर लगाओ। चलिए बहुत अच्छे आंसर लगाएंगे, याद रखेंगे क्या होगा सही जवाब, स्वैच्छिक मांसपेशी और अनैच्छिक मांसपेशी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर बाबू सी हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे फटाफट क्या पूछा है। नेक्स्ट देखिए, अवृद्धीय विषाणु रोगजनक है, अवृद्धीय विषाणु रोगजनक है किसका, ऑन्कोजिन वायरस इज ए पैथोजन ऑफ। ऑन्कोजिन वायरस जो है वो किसका पैथोजन है, किसका रोगजनक है, कैंसर का, क्षय रोग का, पोलियो का, या पीलिया का। तो देखो अवृद्धीय विषाणु, चलिए आप लोग आंसर लगाइए फटाफट, एकदम आंसर लगाने में कंजूसी नहीं करना है। चलिए बहुत अच्छे, सैफुर, सन्नी, कोमल, शहजाद, पीएसजी, चलिए बहुत अच्छे बाबू। देखिए राइट आंसर जो है वो कैंसर हो जाएगा, सही जवाब क्या है, कैंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है। चलो अगला सवाल देखो, अगला है, पौधे में जो तृणमारक प्रतिरोधी जीन होता है, कौन सा जीन, तृणमारक प्रतिरोधी जीन है ना, उसके बारे में पूछा है कि वह कौन है ना, वह कौन है ये आपसे पूछा है, आंसर बताएंगे। हर्बिसाइड जीन ऑफ प्लांट, देखो सीटी, बीटी, एचटी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट, बहुत अच्छे, सी के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है बाबू, ऑप्शन नंबर सी, एचटी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, अब इस पे ध्यान दीजिए एकदम। देखो अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, पूछा है क्या कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है उत्पन्न होता है। क्या पूछा है बाबू, पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है वह उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कृमि से, विषाणु से, पौधों से, या पेनिसिलियम नोटेटम से। चलिए अब इसका अगर क्या आंसर कीजिए,
जितने बच्चे जुड़ रहे हैं ना, जान लीजिए शाम के 6:30 बजे क्लास शुरू होती है बाबू, है ना। आप लोग क्या है, सोते रह जाते हैं। तो अब सोगे तो कैसे काम चलेगा, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है ना। शाम के 6:30 बजे एकदम मोबाइल पे अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च कर लीजिए और लाइव आ जाइए, है ना। चलिए, पेंसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, आंसर लगाएंगे। सही जवाब क्या होगा, बहुत अच्छे, पेंसिलियम नोटेटम के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पेंसिलियम नोटेटम से, है ना। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या पूछा है। देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे। पूछा है जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण कौन करता है। पूछा है जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण कौन करेगा। हाइड्रोसोर द पियोनियर कम्युनिटी इज फॉर्म बाय पादप प्लवक या डायटमस हरित शैवाल या वैलिसोनिया लेमना साइपेरस या ऑप्शन नंबर डी। चलिए ध्यान से इसका आंसर लगाएंगे बाबू। 13 का राइट आंसर लगाइए फटाफट, सही जवाब क्या होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, कुछ बच्चे ए भी लगा दिए, कुछ बच्चे सी भी लगा दिए। तो देखो राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं। याद रखिएगा पादप प्लवक में आते हैं। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, क्रस्टोज लाइकन किसका एग्जाम्पल है। पूछा क्या है कि बाबू जो क्रस्टोज लाइकन है वह किसका एग्जाम्पल है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टोज लाइकन इज, क्रस्टोज लाइकन किसका एग्जाम्पल है, राइजोबियम का, बी, सी या डी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे बाबू जो क्रस्टोज लाइकन है वह राइजोकार्पन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, राइजोकार्पन में आता है ना। 14 का राइट आंसर क्या होगा, राइजोकार्पन। एकदम अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे टिक करके आइएगा, ठीक है। राइजोकार्पन टिक करके आना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे, गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन कैसा होता है। पूछा है कि बताओ कि गुणसूत्र का जो यूक्रोमेटिन होता है वह कैसा होता है। इंग्लिश में देखिए क्या है, इक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोसोम इज, कैसा होता है, उदासीन, आनुवांशिकता सक्रिय, आनुवांशिकता निष्क्रिय या दोनों, है ना। इंग्लिश में है न्यूट्रल, जेनेटिकली एक्टिव, जेनेटिकली इनएक्टिव या बी और सी दोनों। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, फटाफट एकदम आंसर लगा दो। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि ये जो होता है जेनेटिकली एक्टिव और इनएक्टिव दोनों इसमें आ जाएंगे। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला सवाल देखिए पूछा है क्या, संकर शक्ति किस घटना के कारण होती है ना। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। पूछा है कि संकर शक्ति जो है किस घटना के कारण होती है। हाइब्रिड विगर अकर ड्यू टू विच इवेंट, समयुग्मता, विषम युग्मता, विनिमय या कायजमा। चलिए 16 नंबर में ध्यान से आंसर लगाएंगे, संकर शक्ति किस घटना के कारण होती है। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा राइट आंसर है विषम युग्मता, है ना। सही जवाब क्या होगा बाबू 16 का ऑप्शन नंबर सी, विषम युग्मता। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखो ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, अब इसका आंसर लगाइए फटाफट आप लोग। बहुत इजी सवाल देखो, पूछा है क्या, जफरबंदी, मुर्रा और मेहसाना किसकी नस्लें हैं, है ना। जफरबंदी, मुर्रा और मेहसाना किसकी नस्लें। चलिए एकदम धुआंधार आंसर लगाइए। पहला है भेड़, दूसरा है गाय, तीसरा है बकरी और चौथा है भैंस। चलिए फटाफट आंसर लगा दो बाबू, क्या होगा, भेड़, गाय, बकरी, भैंस। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब क्या है, जफरबंदी, मुर्रा और मेहसाना किसकी नस्लें होगी। चलिए इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी नीचे दिया गया है। चलिए बहुत अच्छे आंसर आप लोग लगा रहे हैं। जितने बच्चे भैंस के साथ गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है बाबू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, डी वाले एकदम धमाल कर दिए। आगे देखो अगला सवाल,
चलो इस सवाल का आंसर लगाइए फटाफट एकदम। पूछा है मछली के फ्लोर में किस चीज की प्रचुरता होती है, किसकी अधिकता होती है? किसका? शर्करा का, वसा का, विटामिन का या प्रोटीन का? फिश फ्लोर इज रिच इन। मछली के फ्लोर में किसकी प्रचुरता होती है? इसका फटाफट आंसर लगाएंगे। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन रियल ही होता है, बुक कभी पढ़िए खुशी, तब पता चलेगा क्वेश्चन रियल होता है कि नहीं होता है। कैसा कैसा सवाल पूछते चलिए बहुत अच्छे। देखो किसकी परिचिरता होती है बाबू, फटाफट आंसर लगा दो। क्या बात है, जबरदस्त आंसर आप लोग लगा दिए हैं। प्रोटीन की प्रचुरता होती है। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखिए पूछा है अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है? बाइनरी फिजन इन लॉन्गिट्यूडिनल इन, है ना। पूछा है क्या कि अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होगा? अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, पैरामेसियम में या वर्टिसोला में? 90 नंबर क्वेश्चन का बाबू ध्यान से आंसर लगा दो। सही जवाब क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, आंसर लगाओ फटाफट। देखो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा वर्टिसोला। याद रखिएगा बाबू, वर्टिसोला। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो फटाफट एकदम। नेक्स्ट देखिए मार्केंसिया, देखो क्या पूछा है। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। पूछा है क्या? पूछा है मार्केंसिया एक लिंगाश्रायी पौधा है जिसका यौन अंग जो है वो विकसित होता है। कहां पे यौन अंग विकसित होता है? टार्सेल पर, एंटिडियोफर पे, आर्कियोगिनोफर पे या ऑप्शन नंबर डी? ध्यान से देखेंगे। मार्केंसिया क्या है बाबू? एक लिंगाश्रायी पौधा है। इसका यौन अंग जो है वो कहां पे विकसित होगा? तो देखो यौन अंग की बात की जा रही है तो बाबू यौन अंग जो है वो आर्कियोगिनोफर पे भी विकसित होगा या इस पे विकसित होगा? चलिए बहुत अच्छे। देखो आर्कियोगिनोफर और एंथिडियोफर दोनों सही है, तो आप डी पे टिक करके आइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या? क्वेश्चन पूछा है कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप का अनुपात पूछा है। जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी। मोनोहाइब्रिड का रेशियो पूछा है बाबू, इसका रेशियो क्या होगा? पहला है 1:1, दूसरा है 2:1, सी या डी? चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप क्या होता है? चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा किसका जो जीन प्रारूप होता है 1:2:1 होता है। कितना होता है बाबू? 1:2:1 होता है। डी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सवाल। 22 नंबर क्वेश्चन पे एकदम ध्यान दो। 22 क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूछा है एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो यह घटना जो है वह क्या कहलाती है? इस घटना को हम क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन, प्रबलता, सहप्रभाविता या प्रभाविता? अ जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर, द फेनोमेनन इज कॉल्ड। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? चलिए देखिए इस घटना को हम क्या कहेंगे बाबू? तो इस घटना को प्रभाविता कहेंगे, है ना। सी के साथ गए तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जितने बच्चे सी टिक किए हैं बाबू सभी का आंसर सही है। ठीक है, इसी तरह से एकदम आंसर सही टिक करते रहिए, पूरी क्लास करते रहिए, हर सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे, है ना। तो चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा है? देखो पूछा है पारस्परिकता का उदाहरण पूछा है। पारस्परिकता का एक एग्जाम्पल आपको बताना है। एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेलिज्म। म्यूटेलिज्म का एग्जाम्पल पूछा है, क्या होगा? रिक्सिया, सैलीजेनला, लाइकेन या साइरोगायरा? चलिए पारस्परिकता का उदाहरण पूछा है बाबू, तो इसमें कौन पारस्परिकता का एग्जाम्पल होगा? तो स्पाइरोगायरा हो जाएगा, है ना। सही जवाब क्या होगा? स्पाइरोगायरा। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये पारस्परिकता का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या पूछा है।
चर्मोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति, ध्यान देंगे, पूछा है कि जो चर्मोत्कर्ष समुदाय होता है उसकी जो प्रकृति होती है वह किस पे निर्भर करेगी? नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन, किस पे निर्भर करेगी? डिपेंड किस पे करेगी? क्या ये जलवायु पे करेगी, या जल पे करेगी, तापमान पे करेगी, या मृदा की उर्वरता पे करेगी? चलिए 24 का ध्यान से आंसर लगाएंगे बाबू, किस पे निर्भर करेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखो, चर्मोत्कर्ष जो समुदाय है उसकी प्रकृति बाबू जलवायु पे निर्भर करती है ना। सही जवाब याद रखेंगे, किसकी प्रकृति जो है वो किस पे निर्भर करेगी? तो जलवायु पे निर्भर करेगी। ठीक है, जलवायु जैसा होगा उस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या पूछा है। एक बाध्य जड़ परजीवी पूछा है, बताना है कि जो एक बाध्य जड़ परजीवी होता है ना, जो बाध्य जड़ परजीवी है उसका कौन सा ये एग्जाम्पल होगा? अमरबेल, विषकम, ए और सी, या रिफ्लेसिया? इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश का ऑप्शन नीचे है। बाध्य जड़ परजीवी का एग्जाम्पल पूछा है। ठीक है, एग्जाम में भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहेगा, हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश में भी ऑप्शन रहेगा एग्जाम में भी, है ना। चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्या पूछा है। उत्परिवर्तन प्रदूषण पूछा है। पूछा है क्या म्यूटेजेनिक पोल्यूटेंट क्या होता है? एक उत्परिवर्तन प्रदूषक क्या होगा? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है कार्बन, दूसरा है अर्गिनोफॉस्फेट, थर्ड है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन और चौथा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए 26 का आंसर लगा दीजिए बाबू। एक उत्परिवर्तन प्रदूषक जो है वह कौन हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर कीजिए। देखिए आंसर आप लोग भी करते रहिए, इससे क्या होगा ना, पता चलेगा कि तैयारी आप लोगों की बाबू कितनी है ना, इसलिए आंसर एकदम करते रहना है। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जबरदस्त, नेक्स्ट देखो आगे 27। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। पूछा है एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक कौन है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट पूछा है कि बाबू कौन जो है अजैव है ना, प्रदूषक में कौन जो है अजैव निम्नीकरण है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है हरी पत्तियां, दूसरा है अखबार, तीसरा है गोबर और चौथा है डीडीटी। चलिए अब आंसर लगाएंगे 27 का। अजैव निम्नीकरण प्रदूषक जो है वह कौन है? 27 में ध्यान से आंसर कीजिए आप लोग, सही जवाब क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, देखो अजैव में क्या आ जाएगा बाबू? देखो ये सभी हरी पत्तियां हो गया, गोबर हो गया, अखबार हो गया, ये सारे जैव हैं। अजैव में डीडीटी आता है, ये जो डीडीटी देख रहे हो ना ये आपका अजैव में आता है। ठीक है, डीडीटी आता है। चलिए शुक्राणु का विकास कहाँ होता है, ये आपसे पूछा गया है कि बताएंगे शुक्राणु का विकास क्या होता है। चलिए 28, वेयर इज स्पर्म डेवलप, ये पूछा गया था कि स्पर्म जो है वो कहाँ डेवलप होगा? तो प्रोस्टेट ग्लैंड में, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है ये पूछा गया है। रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय, 4 ऑप्शन है बाबू। अंडाशय के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, वृषण के द्वारा या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हैं। रिलैक्सिन हार्मोन जो उत्पन्न होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। ग्रेस्टुला में एक छिद्र होता है, क्या होता है? ग्रेस्टुला में एक छिद्र होता है, एक होल होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं?
जूस्पोर, ब्लास्टोपोर, ऊस्पोर या एप्लानोस्टर। ग्रेस्टुला हैज अ पोर नोन एज। तो बाबू याद रखें, ग्रेस्टुला में जो छिद्र होता है उसे हम लोग ब्लास्टोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर कहते हैं। एकदम याद रखिएगा कि ग्रेस्टुला में जो छिद्र होता है वह ब्लास्टोपोर कहलाता है। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन टकराएगा ना बाबू तो एकदम दिल आपको खुश हो जाएगा कि जो पढ़े थे वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो, मनुष्य का अग्रंग, कौन सा अंग? मनुष्य का अग्रंग और पक्षी का पंख जो होते हैं वह क्या होते हैं? 4 limbs of humans and wings of bird। बर्ड का पंख ये क्या है? क्या ये समरूप अंग है, अवशेषी अंग है, समानांतर अंग है या समजात अंग है? इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में क्या पूछा है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है 4 limbs of human and birds are एनालोगस, वेस्टिगल, पैरेलल या होमोलोगस। तो बाबू ये है क्या? ये होमोलोगस में आ जाएंगे, समजात अंग में आ जाएंगे, है ना। राइट आंसर क्या होगा? समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल पूछा है क्या? पूछा है कि जो मछलियों का काल होता है, एज ऑफ फिशेज कॉल्ड एज। मछलियों का काल क्या कहलाता है? मछली का काल क्या कहलाता है? डेवोनियन, सिलुरियन, पर्मियन या ट्रियासिक? चलिए मछली का काल क्या कहलाता है बाबू? तो मछली का काल जो है बाबू डेवोनियन काल कहलाता है। एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग डेवोनियन कहलाइएगा, है ना। सही जवाब क्या होगा? डेवोनियन। चलिए बहुत अच्छे, एक के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल गर्दा उड़ा दिए। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। भ्रूण विकास का नियम किसने दिया था? भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे कि जो भ्रूण विकास का नियम था वह किसके द्वारा दिया गया। चलिए इसका आंसर लगाएंगे, मेंडल के द्वारा, मार्गन के द्वारा, बॉन बेयर के द्वारा या डार्विन के द्वारा। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सही जवाब लगाओ आप लोग। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर बाबू बॉन बेयर के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे किसके द्वारा दिया गया था? बॉन बेयर के द्वारा दिया गया था। चलो आगे देखो, आगे पूछा है उच्च भंडारण प्रोटीन वाला पराजीवी पौधा, ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग हायर स्टोरेज प्रोटीन इज। उच्च भंडारण प्रोटीन वाला जो पराजीवी पौधा होता है वह कौन कौन होता है? टमाटर, मक्का, आलू या चावल? चलिए अब बताइए इसकी प्रोटीन सबसे ज्यादा इन चारों में किस में रहता है बाबू? खाए तो होगा टमाटर, आलू, चावल सब खाए हो, है ना। तो अब बताना है कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होता है। तो किस में होता है प्रोटीन? तो बाबू आलू में होता है सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा आलू में होता है। चलिए बहुत अच्छे, आलू के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है आलू, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, पूछा है क्या कि डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना? पिघलना। डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना किस बॉन्ड के टूटने के कारण होता है? किस बॉन्ड के टूटने के कारण होगा बाबू? हाइड्रोजन बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिन बॉन्ड? चलिए डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना किस बॉन्ड के टूटने के कारण होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। एकदम जबरदस्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे देखिए अगला सवाल। बैलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है? पूछा है क्या कि जो बैलिस्टिक गन होता है वह किसके लिए उपयुक्त होता है? डीएनए उंगली छापन के लिए,
पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए, या आगे ऑप्शन दिया है थर्ड नंबर है पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए, या संयुग्मन के लिए। तो देखो बैलिस्टिक गन जो है वह किसके लिए सुटेबल होता है, तो ये सुटेबल होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल के लिए, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, यानी राइट आंसर हो जाएगा पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए, याद रखिएगा, है ना, पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए। चलिए अगला सवाल देखो, पूछा है आपको बताना है कि भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक, भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक है। हु वॉज द फेमस पैथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, है ना, पैथोलॉजिस्ट तो है लेकिन फेमस है इंडिया के, कौन है, बी साहनी, बीपी लाल, एस आर कश्यप, या पी महेश्वरी। तो बाबू दिए गए ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या होगा, बी साहनी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, चलिए बहुत शानदार आंसर लगा रहे हैं। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल में धमाल मचाओ बाबू। पूछा है क्या, कवक कोशिकाओं से डीएनए विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है ना, कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होगा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम फंगल सेल इन्वॉल्व द यूज ऑफ एंजाइम। कवक कोशिकाओं से डीएनए विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चलिए फटाफट एकदम आंसर लगा लो 38 का। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, चलिए बहुत शानदार आंसर लगा रहे हैं। आगे देखो अगला सवाल, क्लास के अंत में जब क्लास खत्म होगी तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, क्लास कैसी लगी, है ना, कितने बच्चों के आपने शेयर किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और पूरी क्लास डेली कीजिएगा बाबू, तब आपको जबरदस्त फायदा दिखेगा, है ना। और जो बच्चे, मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि जो बच्चे पीडीएफ ले चुके हैं, है ना, चाहे वो ऐप पे लिए हैं या व्हाट्सएप पे लिए, है ना, उसे अच्छे से बाबू एकदम रगड़ के याद कर लीजिएगा और डेली उसे लिखिएगा जरूर। यानी जो पीडीएफ से क्वेश्चन जो आप याद कर रहे हैं उसे एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम डेली लिखिएगा। इससे क्या होगा ना, आपकी लिखने की टेक्निक अच्छी होगी तो नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। बहुत बच्चे सिर्फ याद करते हैं, तो जो भी पीडीएफ लिए हैं, है ना, जो पीडीएफ लिए हैं उसे अच्छे से याद करना है। कैसे, लिख लिख कर याद करना है बाबू, मैं बार बार बोल रहा हूं, लिख लिख कर याद कीजिएगा, तब जाके बहुत बेनिफिशियल होगा। जो नहीं लिए हैं ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, ऐप का नाम पता ही होगा, अब तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ऐप डाउनलोड कर लेना है अभिषेक ट्यूटोरियल ऐप, ठीक है। इसी ऐप पे आपका सारा पीडीएफ मिल रहा है जो कि आपको 450 रुपये में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का, ठीक है, क्योंकि अभी ऐप लॉन्च हुआ है तो 450 रुपये में ही अवेलेबल है। बस इसे पढ़िएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो, उर्दू तक का दिया गया है ऐप पे, ठीक है। तो फटाफट ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट ले लीजिए। जो बच्चे व्हाट्सएप पे चाहते हैं कि हम ऐप पे नहीं लेके व्हाट्सएप पे चाहें लेंगे, तो बाबू कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है ना, इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे से पेमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, और आपको मिल जाएगा। दाम कितना है, केवल 450 रुपये, मार्केट के गैस पेपर से भी सस्ता, है ना। चलिए तो देखिएगा निम्नलिखित में कौन प्रतिबंधन एंजाइम है, और इसमें ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। आरएनएज, डीएनएज, प्रोटीएज या हिंद2। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे बाबू 39 का, धुआंधार आंसर कर दो, सही जवाब क्या होगा। चलिए आंसर कीजिए आप लोग, आंसर करने में कंजूसी नहीं करना है, चलिए आंसर लगाइएगा फटाफट। सही जवाब क्या होगा, एक बार आंसर लगा दो आप लोग। चलिए चलिए आंसर लगाओ फटाफट तरीके से, सही जवाब क्या होगा।
चलिए बहुत अच्छे। देखिए राइट आंसर की बात करें बाबू, तो राइट आंसर कुछ लोग गलत भी लगा रहे हैं, सही आंसर लगाइए बाबू। बहुत अच्छे, हिंद 2 बिल्कुल राइट आंसर है, हिंद 2। ठीक है, याद रखिएगा हिंद 2। नेक्स्ट देखो अगला सवाल। अगला सवाल है, पूछा है एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान करने में मदद करता है ना, किसकी पहचान करने में, रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान करने में मदद करता है, उसका आंसर लगाइएगा फटाफट, सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना। अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल, बड़न योग चिन्हक प्लाज्मिड सी या डी। तो बाबू राइट आंसर इसका होगा बड़न योग चिन्हक हो जाएगा, है ना, ए के साथ जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा अगला सवाल क्या पूछा है। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा, किसके द्वारा, एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता, है ना। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा हम किसका पता नहीं लगा सकते हैं, डाउन सिंड्रोम का, जॉन्डिस का, भ्रूण कालिंग का, या क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम का। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश नीचे है बाबू, किसका पता नहीं लगा सकते, Which of the following cannot be detected by developing fetus by amniocentesis। तो बाबू हम किसका पता नहीं लगा सकते, जॉन्डिस का पता नहीं लगा सकते हैं, जिसे पीलिया भी बोला जाता है। जॉन्डिस को क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। शरीर कैसा हो जाता है बाबू, पीला पड़ जाता है, लगेगा एकदम हल्दी लगा दिया है, शादी होने वाला है ना। सही जवाब क्या है, अगर शादी होने वाला लड़का को अगर पीलिया हो जाए अचानक से, तो बोला है कि हल्दी पहले ही से लगाना शुरू कर दिया है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। चलिए अब आंसर लगाएंगे, 11 जुलाई को क्या मनाया जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, या विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को, तो बाबू 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छे, कमाल कर दिए, विश्व जनसंख्या दिवस, हम दो हमारे दो, है ना, दो से ज्यादा नहीं। ठीक है, आप लोग भी बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि लड़का के चक्कर में पहले लड़का हो जाए लड़की हो जाए कोई बात नहीं है, और उसके बाद एगो के खराब करते जाना है ना, सब तो यही करते हैं, पहला जो होगा रख लेंगे। अब मान लो कि पहला हो गया लड़की, है ना, पहली हो गई लड़की, कोई बात नहीं है, पेरेंट्स उतना दिक्कत नहीं, हो सकता है सास ससुर को दिक्कत हो, या वो भी मान जाएंगे चलो ये वो पोता तो ये करेगा। और कहीं ना लड़की रह जाए तो पेरेंट्स करते क्या है कि वो लड़की रह गई, दूसरा में जांच करवाएंगे, कहीं घूस देकर जांच होने वाला मिल जाए। अगर लड़की रहेंगे तो कहेंगे नहीं है वो लड़की हो गई है, वो लड़का चाहिए। तो ये सब चीज नहीं करना है ना तुम लोग। 2 लड़की हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, या 2 लड़के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, एमटीपी गर्भावस्था कितने सप्ताह तक बाबू सुरक्षित माना जाता है। एमटीपी कंसीडर्ड सेफ ऑफ हाउ मेनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी, कितने सप्ताह तक जो है वो सुरक्षित माना जाता है बाबू। तो ये जो है 12 सप्ताह तक सुरक्षित रहता है ना, 12 सप्ताह तक सेफ मोड में है, उसके बाद ये रिस्की हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, पूछा है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत कौन दिए थे, 4 ऑप्शन दिया गया बाबू, आंसर लगा दो फटाफट। सही जवाब क्या होगा, बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हैं, बीडल एवं टैटम। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग लगाए हैं, बीडल एवं टैटम बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जंक डीएनए क्या है। जंक डीएनए क्या है ये पूछा गया, अब इसका आंसर लगाएंगे क्या होगा। जंक डीएनए आखिर होता क्या है, व्हाट इज जंक डीएनए। तो बाबू जंक डीएनए क्या होगा, विखंडित जीन, इंट्रॉन, एक्सॉन या प्रोमोटर। तो याद रखिएगा जंक डीएनए जो होता है वह विखंडित जीन होता है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो अनुवांशिक कूट क्या होता है। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे, अनुवांशिक कूट जो है वह क्या होता है, कॉमा रहित, ए और बी दोनों, सर्वव्यापी या अतिछादित। चलिए अनुवांशिक कूट पूछा है, इंग्लिश में देख लीजिए
जेनेटिक कोड पूछा है, जेनेटिक कोड बाबू क्या होगा, जेनेटिक कोड क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर लगा दो, सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ गए हैं, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ए और बी दोनों हो जाएगा, कॉमा लेस भी होगा, यूनिवर्सल भी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे, टेस्ट बेबी प्रोग्राम। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे कि टेस्ट बेबी प्रोग्राम क्या होगा। टेस्ट बेबी प्रोग्राम में किस टेक्निक का यूज होता है, किस टेक्निक का यूज जो है टेस्ट बेबी प्रोग्राम में किया जाता है। IUI, ICSI, GIFT या ZIFT। तो कौन सा टेक्निक का यूज होता है बाबू, तो ZIFT का होता है। याद क्या रखना है, ZIFT का होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, है ना, सही जवाब है डी। चलिए जबरदस्त, आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वह किसके बहुलक है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसके पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है वह किसके पॉलीमर होते हैं, शर्करा का, प्रोटीन का, RNA का या न्यूक्लियोटाइड का। तो देखो न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो पॉलीमर होता है वह किसका होता है बाबू, तो न्यूक्लियोटाइड का होता है। किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का होता है, एकदम याद रखेंगे। नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लियोटाइड है, नाम से पता चल रहा है ना। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखो अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। 1 सितंबर, 9 अगस्त, 7 जुलाई या 22 मई, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो बाबू याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा, तो मनाया जाता है आपका 22 मई को मनाया जाता है ना। राइट आंसर जो होगा वह आपका 22 मई हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। 50 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सा पौधा की प्रजाति जो है लुप्तप्राय सूची में है, डेलोनिकस, निपोथिंस, सी या डी। चलिए अब आंसर लगाएंगे, कौन सा पौधा की प्रजाति जो है वो लुप्तप्राय सूची में है, लुप्तप्राय सूची में, यानी अब जो है इंडेंजर लिस्ट में है। तो बाबू राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे निपोथिंस। निपोथिंस जो है वो कौन है, लुप्तप्राय सूची में शामिल हो गई है, नेपोथिंस, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल, नदी डॉल्फिन या गैंगेटिक सार्क। राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है बाबू, तो कौन सा होगा, नदी डॉल्फिन। इंग्लिश में देख लो, नदी डॉल्फिन को क्या बोलेंगे, रिवर डॉल्फिन बोलेंगे, एक ही बात है ना। नदी डॉल्फिन बोले बाबू या रिवर डॉल्फिन बोले, है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, समापन कोडॉन पूछा है कि बताइए समापन कोडॉन जो है वह क्या होगा। मंथली एग्जाम में भी आपका इनिशिएशन कोडॉन पूछा था, जो अक्टूबर में इस बार मंथली एग्जाम चला है उसमें भी इनिशिएशन कोडॉन पूछा था, और मैंने आपको बताया था समापन भी और इनिशिएशन भी, और इसमें समापन कूट पूछा है। तो बताइए इसका राइट आंसर समापन कूट का क्या हो जाएगा। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, UAG, है ना। ये क्या है, यही आपका टर्मिनेशन कोडॉन है, ठीक है, टर्मिनेशन कोडॉन है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। पूछा है कि प्राकृतिक आवास में जीवों का जो संरक्षण है वह क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। चलिए अब इसमें धुआंधार आंसर कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट एकदम आंसर लगाओ, सही जवाब क्या होगा, फटाफट आंसर लगाइए। चलिए आंसर लगाओ फटाफट। लगता है बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे कम हैं क्या।
चलिए कोई बात नहीं, आंसर लगाइए फटाफट। चलिए बहुत अच्छे। देखो 53 की बात कर ले बाबू तो ये क्या हो जाएगा, यह स्वस्थानी भी सही है और बाह्य स्थानी भी सही है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखो पूछा है क्या, बहुत अच्छा सवाल ये है ना। निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने किया था, ये पूछा है। एल पॉस्चर, एडवर्ड जैनर, एमिल बेहरिंग या रॉबर्ट कोच। तो याद रखेंगे कौन किए थे, तो एमिल बॉन बेहरिंग किए थे, है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा, एमिल बॉन बेहरिंग ने किया था। किसका खोज किया था, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किए थे, ठीक है ना। चलो आगे देखो फटाफट। प्लाज्मा कोशिका जो है वो प्राप्त होती है किससे, पूछा है क्या कि बताइए जो प्लाज्मा कोशिका है वह किससे प्राप्त होती है। प्लाज्मा कोशिका बाबू किससे प्राप्त होती है। चलो अब इसमें धुआंधार आंसर कर दो एकदम, कि प्लाज्मा सेल जो है वह किससे प्राप्त होती है। मेमोरी बी सेल से, मेमोरी टी सेल से, हेल्पर टी सेल से या साइटोटॉक्सिक से। चलो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि प्लाज्मा सेल पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा मेमोरी बी कोशिका से प्राप्त होती है। सही जवाब क्या होगा, मेमोरी बी सेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखिए पूछा है क्या, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। पूछा है बाबू कि जो चिकन पॉक्स है वह आखिर किसके कारण होता है। चलिए अब इसमें धुआंधार आंसर लगाइएगा कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, फटाफट आंसर करो। 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। बहुत अच्छे, वर्टिसोला जोस्टर वायरस, याद रखिएगा वर्टिसोला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। देखो जो ऐप पे पेमेंट करते हो ना उसको पीडीएफ ऐप पे ही मिल जाता है, ठीक है। जो ऐप पर पेमेंट करते हैं उसको पीडीएफ ऐप पर ही मिल जाता है। चलिए कुछ बच्चे जो है पेमेंट किए हैं ऐप पे और फोन इधर कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे, हाँ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो पूछा है क्या, अगला सवाल है आनुवांशिक अभियांत्रिक में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है ना। मॉलिक्यूलर सीजर, देखो पूछा है कि बाबू मॉलिक्यूलर सीजर जो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग में जो यूज होता है वह कौन है, कौन सी कैंची जो है वो यूज की जाती है। तो वो कौन सी कैंची यूज होती है, रिस्ट्रिक्शन एंडोक्लीज बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन एंडोक्लीज करते हैं। देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जब ऐप पे आप पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ऐप पे जब आप पेमेंट कीजिएगा तो पेमेंट के बाद आपका पीडीएफ वहीं पे आपका खुल जाएगा, है ना। जैसे ही आप पेमेंट कर रहे हैं पीडीएफ के लिए ऑल सब्जेक्ट का जो 450 रुपया ऐप पे 449 लगता है ना। तो 449 जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद आपको वहाँ पे व्यू का बटन आएगा, ठीक है। व्यू का बटन आएगा, जो बाई नो था वो व्यू में बदल जाएगा और व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पीडीएफ खुलने लगेगा सब्जेक्ट वाइज, है ना। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इस तरह से आपका खुलने लगेगा। तो बस पेमेंट के बाद व्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा, पीडीएफ आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा है एक मानव निर्मित एलोप्लाइड अनाज की फसल क्या है। एक मानव निर्मित एलोप्लाइड अनाज की फसल पूछा गया है। मैन मेड कौन है, मैन मेड जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया वो पूछा गया है। जीमेज, हार्डियम वल्गरे, टीटी काले या रेफनेरो वासिका। तो मैन मेड कौन है बाबू, मैन मेड जो है वो टीटी काले है ना। क्या है, टीटी काले। चलिए बहुत अच्छे, आगे देखो अगला सवाल क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बाबू, फटाफट आंसर लगाना है। अब लिलिएसी कुल के कॉल्चिकम ऑटमेनल, क्या पूछा है, कॉल्चिकम ऑटमेनल से प्राप्त एल्कोलाइड क्या प्रेरित करता है ना। लिलिएसी कुल के कॉल्चिकम ऑटमेनल से प्राप्त एल्कोलाइड क्या प्रेरित करता है, सुप्तता,
बहुगुणिता, कोशिका विभाजन या बांझपन। चलिए अब आंसर लगाएंगे बाबू। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर लगा दो, एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, बहुगुणिता के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं फटाफट तरीके से। चलिए फटाफट अगले सवाल की ओर आंसर करेंगे। पूछा है प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी? चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट से एकदम आंसर लगा दो। प्रथम नैदानिक जीन है ना, पूछा है बाबू जो प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी है किसके उपचार के लिए की गई थी? एड्स के लिए, कैंसर के लिए, सिस्टैटिक के लिए, SCID के लिए। तो बाबू किसके लिए किया गया था? है ना, किसके लिए किया गया था? SCID के लिए किया गया। किसके लिए? SCID के लिए। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या पूछा कि तंबाकू के पौधे के कौन सा भाग मैलोएडोगाइनी इंकोग्निटा से संक्रमित होता है ना, ये पूछा है। पुष्प, पत्ती, तना या जड़। तंबाकू का जो पौधा होता है उस तंबाकू का पौधे में कौन सा भाग, पुष्प हो गया या तना हो गया या पत्ती हो गया या जड़ हो गया, कौन जो है मैलोएडोगाइनी इंकोग्निटा से संक्रमित होता है बाबू? ये ऑप्शन पूछा गया है, इंग्लिश में भी देख लो। ठीक है, यहां देख सकते हैं। ठीक है, मैलोएडोगाइन इंकोग्निटा से कौन संक्रमित होता है? चलिए फटाफट एकदम आंसर लगा दो, सही जवाब क्या हो जाएगा? है ना, 61 का आंसर लगाइए बाबू फटाफट तरीके से। चलिए बहुत अच्छे, जड़ संक्रमित होता है ना, बहुत अच्छे। जितने बच्चे जड़ के साथ गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है बाबू, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है पहला क्लोन पशु, पहला क्लोन पशु कौन था? पहला क्लोन पशु बाबू कौन था? 62 में आंसर लगाइएगा, पहला क्लोन पशु कौन था? देखो पहला क्लोन पशु की बात करें बाबू तो ये तो बहुत इजी सवाल है, आप आराम से लगा देंगे। डॉली शिप था, है ना, सही जवाब क्या होगा? डॉली भेड़, है ना। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कितने शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है? तो देखो ध्वनि प्रदूषण को हम मापते किस में है बाबू? फिजिक्स में आप पढ़े कि ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन को हम डेसिबल में मापते हैं। तो कितने डेसिबल से अधिक होने पर कौन सा रेंज जो है वो ध्वनि प्रदूषण का रेंज है ना, कौन सा रेंज जो है वो ध्वनि पोल्यूशन का है, नॉइज पोल्यूशन का है? चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे। बहुत अच्छे, 80 से 99 डेसिबल, है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है बाबू, 80 से 99 डेसिबल, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो पूछा है क्या, देखिएगा। निम्नांकित में कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? Which of the following is बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट? देखिए एक चीज आपको बताते हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो ना तो दो सब्जेक्ट बहुत मेहनत करना, दो सब्जेक्ट पे। ठीक है, अगर आप बायो लिए हुए हैं तो दो सब्जेक्ट पे बहुत मेहनत करना। ये दो सब्जेक्ट जो है ना बाबू एग्जाम में बहुत परेशान करता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत कीजिएगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे। जो बायो वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बायो ले रखे हैं वो केमिस्ट्री और बायो पे सभी के मुकाबले ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, और जिनका थोड़ा मैथ कमजोर है वो फिजिक्स पे भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो केमिस्ट्री और बायो पे फोकस करना है बाबू, क्योंकि इसका लेवल जो है एग्जाम में हाई रहता है। बिहार बोर्ड हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, इसलिए मैं बार बार मना करता हूं कि क्वेश्चन बैंक मत पढ़ना। क्यों मना करता हूं? क्योंकि बिहार बोर्ड ने इधर कुछ सालों से, 1-2 सालों से केमिस्ट्री और बायो का लेवल बढ़ाया है। आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना तो आपको ये फील आएगा, है ना। तो पिछले साल का भी बायो का क्वेश्चन देखिएगा कितना लेवल हाई है बायो का। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री का लेवल ने बढ़ाया है बिहार बोर्ड,
तो आप क्वेश्चन बैंक पुराने साल का नहीं पढ़िए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए आंसर लगाएंगे, बस प्रैक्टिस कीजिएगा, सेट मारने के लिए यूज कर सकते हैं कि बैठे हुए तो चलो सेट मार लेते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सोचकर मत यूज करना कि क्वेश्चन बैंक रट के जाएंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर बाबू बाहित मल जल होगा, ठीक है, बाहित मल जल होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, अच्छा डी यहाँ पे टिक नहीं हुआ, डी। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बाबू, CO2 से अधिक विषैला CO होता है। मैंने एक दिन और बताया था कि यह सच्चाई है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो खतरनाक होता है। आखिर क्यों होता है खतरनाक? क्या यह फेफड़ों को खराब कर देता है, या चार ऑप्शन है यहाँ पे, या जल के साथ ये एसिड बना लेता है जल के साथ अभिक्रिया करके, या तंत्रिका तंत्र को, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, क्या उसे खराब कर देता है, या हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। तो ये क्या करता है ना, इससे दिल का दौरा पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये हेमोग्लोबिन जो है, जो रक्त में हेमोग्लोबिन है, वही ऑक्सीजन को है ना हमारे शरीर के बॉडी में पहुंचाता है, हेमोग्लोबिन का वही काम है ना। तो ये क्या करता है, उसी को खराब कर देता है, ठीक है, क्षमता को कम कर देगा तो दिल का दौरा पड़ेगा, ठीक है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए पॉल्यूटेड एरिया में जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो नाक पे रुमाल रख के निकलते हैं। देखते होंगे कि ज्यादा पटाखा हो रहा है या ज्यादा गाड़ी से धुआं निकल रहा है तो आपको जो है ना काफी बेचैनी फील होगा। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, क्योंकि ये क्या होता है ना, आपके दिल के धड़कनों को रोकने की कोशिश करने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त करते हैं? Which of the following plant is used for purification of water? कौन सा प्लांट जो है, कौन सा ऐसा पौधा है जो जल की शुद्धता के लिए यूज किया जाता है? एस्पायरोगायरा, आइकॉर्निया, क्लोरेला या बॉगियोटोआ? तो बाबू आइकॉर्निया यूज किया जाता है जल की शुद्धता के लिए, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ओपियोइड नार्कोटिक है? कौन सा ओपियोइड नार्कोटिक है? ओपियोइड नार्कोटिक बाबू कौन सा है ये आपको बताना है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियोइड नार्कोटिक? चलिए आंसर कीजिए फटाफट। बहुत अच्छे, राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर लगाएंगे 67 का। चलिए कमाल कर दिए हैं, राइट आंसर बताओ बाबू। LSD, मॉर्फिन, तंबाकू या उत्तेजक? सही जवाब क्या होगा? मॉर्फिन हो जाएगा, है ना। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी मॉर्फिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, डीएनए का मिथाइलेशन जो है वह कहां होता है? डीएनए का मिथाइलेशन बाबू कहां होता है, अब ये बताना है। बोलोगे सर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नीचे है ना। बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन टाइप करता है ना वो उल्टा पुल्टा टाइप करता है, बोर्ड पे लाइएगा तो आगे पीछे दिखेगा, है ना। देखिएगा डीएनए जो है मिथाइलेटेड है किस पे? ए अवशेष पे, सी अवशेष पे, टी अवशेष पे या ए और सी दोनों पे? किस पे होता है बाबू? तो याद रखेंगे ये सी अवशेष पे होता है ना। किस पे होता है? सी अवशेष पे होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डीएनए का प्रतिकृतिकरण। डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है ना, उसका जो है वो क्या दिशा है, क्या डायरेक्शन है? तो इसका डायरेक्शन पूछा गया है, ध्यान से देखिए, इंग्लिश में भी नीचे दिया गया है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा बाबू। तो डायरेक्शन याद रखिएगा, इसका डायरेक्शन होता है 5-3 डायरेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम याद रखिएगा, 5-3, 3-5 मत कर लेना, ठीक है, 5-3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, mRNA का निर्माण जो है वह कहां होता है? mRNA का निर्माण कहां होता है बाबू? mRNA का निर्माण राइबोसोम में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां होगा? अब आंसर लगाइएगा, सही जवाब क्या होगा?
चलिए फटाफट आंसर लगा दो, सही जवाब क्या होगा। चलिए आंसर आप लोग बता चुके हैं सर, केंद्रक में है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो केंद्रक में है। ठीक है, दूसरी बड़ी चीज कि आप लोग का मैं बार बार बोला हूं, जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं इस नंबर पे मैसेज करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, एग्जाम टाइम ये ग्रुप आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, सेंटर मंथली एग्जाम वो सब कोई चीज नहीं है, वो हल्के वाली चीज है ना। फाइनल एग्जाम मेन है बाबू। ठीक है, तो फाइनल एग्जाम के लिए आपको इस ग्रुप में जरूर से जुड़ जाना है और ऐप जो है जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बच्चे ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं फटाफट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो ऐप पे आपका आने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन अभिषेक ट्यूटोरियल है, खुद भी डाउनलोड कीजिए और ऐप को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ क्लास को भी शेयर किया कीजिएगा। तो बाबू आज बायोलॉजी की क्लास मैंने यहाँ पे कर दी है, जो नहीं देखे हैं शुरू से देख लीजिएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मैंने कर दिया है। सुनते नहीं है, मैं बोलते बोलते लगता है बुढ़ा हो जाऊंगा, आप लोग सुनते सुनते पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। देखो पीडीएफ का प्राइस कितना है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप ऐप से लेते हैं तो 449 रुपया में ऑल सब्जेक्ट आपको मिल रहा है। कितना है बाबू, 449 रुपया मिल रहा है ऑल सब्जेक्ट। आप जो लेना चाहें, जैसे मान लो आपको हिंदी मीडियम लेना है तो भी आप 450 में लेंगे, इंग्लिश मीडियम लेना है तो भी 450 में लेंगे। जो आर्ट्स वाले हैं आर्ट्स कॉमर्स का भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं तो साइंस का बता रहा हूँ, तो साइंस का भी 450 है, कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं 450 है। ऐप डाउनलोड कीजिए अभिषेक ट्यूटोरियल और फटाफट से ले लीजिए, या व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे नंबर तो आपको हम बता के मेरा बताते बताते हालत खराब हो गया है, लेकिन आप लोग है ना ध्यान किधर रहता है। 9504510500 है ना, यहाँ पे देखो लिख देता हूँ उजला स्क्रीन पे 9504510500। इस नंबर पे व्हाट्सएप से भी आप ले सकते हैं। यहाँ से लेना है तो फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कीजिएगा इस नंबर पे। अगर ऐप से लेना है तो ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे यूपीआई फोन पे या गूगल पे सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद पेमेंट कीजिएगा, जैसे फ्लिपकार्ट में पेमेंट करते हैं सेम प्रोसेस है ना। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शेयर कीजिएगा सभी को, खूब पढ़िए खूब आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।